हेलो दोस्तों, इग्निशन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। और इसमें हम लोग बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट नंबर 8 का डिस्कशन करने वाले हैं। और यह सेट किरण पब्लिकेशन के बुक से लिया गया है। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। पसंद आने पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इस वीडियो को अपने दोस्तों और ग्रुप में शेयर जरूर करें। देखिए, आप लोग अपना प्रैक्टिस सेट और पढ़ाई को लगातार जारी रखिए। जब बहाली को आना होगा तो वो तो आ ही जाएगा, इसलिए ये नहीं सोचना है कि जब बहाली आएगा तब स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस सेट या पढ़ाई। अभी से कंटिन्यू रखिए। तो चलिए आज हम लोग सेट नंबर 8 का डिस्कशन करते हैं। और इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप लोग वहां से भी जाकर इसको बना सकते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन में कहा गया है कि गौतम बुद्ध ने बोध गया के लिए अपना रास्ता खोजने का फैसला किया और बिहार के बोध गया में किस वृक्ष के नीचे कई दिनों तक ध्यान किया था। तो गौतम बुद्ध के द्वारा पीपल वृक्ष के नीचे कई वर्षों तक कई दिनों तक ध्यान किया और वहीं पर इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुआ। बोध गया में फल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुआ। गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की अवस्था में अपने गृह को त्याग दिया और फिर उन्होंने तपस्या के जीवन शैली को अपना लिया था। गौतम बुद्ध के द्वारा जो पहला उपदेश दिया गया था वह उत्तर प्रदेश में वाराणसी के निकट सारनाथ में इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया है, जिसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। आगे 2 नंबर, अशोक ने धम्म में भगवान की पूजा या बलिदान का प्रदर्शन किया। तो यहाँ पर डैश की जगह क्या होगा, तो 2 का सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 शामिल नहीं था। यह अशोक के धम्म में भगवान की पूजा या बलिदान की प्रदर्शन यह शामिल नहीं था। मौर्य साम्राज्य के चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु हो जाएगा कौटिल्य, जिसे चाणक्य कहा जाता है, या फिर इन्हीं का 3 नाम है, चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त। और कौटिल्य को भारत का मैकियावेली भी कहा जाता है। आगे देखिए 4 नंबर, पानीपत की पहली लड़ाई किनके सेनाओं के बीच लड़ा गया था? तो पानीपत का पहला युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। 21 अप्रैल 1556 ईस्वी में, 1526 हो जाएगा यहाँ पर, 1526 ईस्वी में हुआ था। तो 4 का 4 नंबर सही है। आगे देखिए 5 नंबर कि निम्नलिखित में किसने भारत में बहावी आंदोलन शुरू किया था? भारत में बहावी आंदोलन की शुरुआत सैयद अहमद के द्वारा किया गया है। 5 का 2 हो जाएगा, सैयद अहमद। आगे देखिए, स्वामी विवेकानंद ने भारत में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष किया था? रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद के द्वारा 1897 ईस्वी में किया गया था। 1947 में भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस किसके नेतृत्व में बनी थी? भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में यह बनाया गया था 1947 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के किस वायसराय के शासनकाल में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम की शुरुआत की गई थी? हिंदू विधवा पुनर्विवाह लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में यह अधिनियम को शुरुआत किया गया था। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को 1956 ईस्वी में इसे लागू किया गया था। इस अधिनियम को लागू किया गया। आगे देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया गया तो उस समय भारत का जो वायसराय था वह लॉर्ड डफरिन था। 9 का 1 नंबर हो जाएगा। और कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को किया गया था और इसका पहला अधिवेशन मुंबई में हुआ था। ओणम महोत्सव के अवसर पर केरल में निम्नलिखित में से कौन सा एक विश्व प्रसिद्ध प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है? केरल राज्य में सर्प नौका दौड़ होता है वहां पर। तो 10 का 2 नंबर सही है। नौका दौड़ का आयोजन केरल में ही किया जाता है। चलिए आगे देखिए 11 नंबर, इसमें कहा गया है कि डिस्कोर्स ऑन इक्वालिटी सेकंड डिस्कोर्स किसने लिखा है? ये जो पुस्तक है यह रूसो के द्वारा लिखा गया है। 11 का 3 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है, किस द्वीप पर नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म हुआ था? नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म कॉर्सिका द्वीप पर हुआ था। 12 का 1 नंबर सही है। चलिए आगे है, कौन सा संवैधानिक संशोधन अधिनियम पंचायती राज संस्थानों को संवैधानिक दर्जा देता है? पंचायती राज से जो क्वेश्चन वह 2-3 सेट में आ चुका है। पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा 73वां संविधान संशोधन के तहत दिया जाता है और यह 73वां संविधान संशोधन 1993 ईस्वी में यह पारित हुआ था। पंचायती राज का संबंध भाग 9 में है और इसका उल्लेख 11वीं अनुसूची में भी है, और जिसमें पंचायती राज में कार्य करने के लिए कुल 29 विषय है और न्यायपालिका का उल्लेख है
भाग अनुसूची 12 में है और कार्य करने के टोटल 18 विषय है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत पाकिस्तान से आने वाले कुछ प्रवासियों को नागरिकता के अधिकार दिए गए हैं? तो पाकिस्तान से आने वाले कुछ प्रवासियों को नागरिकता का जो अधिकार दिया गया है इसका उल्लेख अनुच्छेद 7 में किया गया है। नागरिकता का उल्लेख भाग 2 में है जो अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक किया गया है। 5 से 11 में नागरिकता का उल्लेख है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम की पालना में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दिया गया है? यह पूछ रहा है कि किस संशोधन के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो सेवानिवृत्ति की आयु है वह 60 से बढ़ाकर 62 कर दिया गया है। तो यह 15वां संविधान संशोधन के तहत किया गया और यह 1963 ईस्वी में किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 16वां नंबर प्रश्न है, साइक्लोन जिसे चक्रवात कहते हैं शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द साइक्लोस से हुआ है जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? साइक्लोन का शाब्दिक अर्थ होता है सांप के कुंडल। 16 का 1 नंबर सही हो जाएगा। चलिए आगे 17 नंबर, भारत के संविधान के अनुसार राज्य का राज्यपाल बनने के लिए व्यक्ति की न्यूनतम उम्र क्या होनी चाहिए? कोई भी व्यक्ति राज्यपाल बनने के लिए योग्य तब होगा जब उसका उम्र 35 वर्ष हो जाएगा। 17 का 4 नंबर बिल्कुल सही उत्तर है। वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? अभी वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष अरुण कुमार मिश्रा है। तो 18 का 3 हो जाएगा। 19 नंबर देखिए कि जब विधायिका का सामान्य कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व चुनाव होता है तो उसे क्या कहा जाता है? विधायिका का जो सामान्य कार्यकाल होता है उससे पूर्व ही अगर चुनाव करा दिया जाए तो उसको मध्य अवधि का चुनाव कहा जाता है। 19 का 1 नंबर हो जाएगा मध्य अवधि का चुनाव। आगे देखिए 20 नंबर, एक प्रजातांत्रिक सरकार बेहतर सरकार है क्योंकि जो है यह अधिक उत्तरदायी होता है जनता के प्रति और इसमें नागरिकों की गरिमा को बढ़ती है या बढ़ाती है। नागरिकों की गरिमा को बढ़ाता है तो इसमें 1 और 3 सही होता है। तो 20 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। 1 और 3। मंडल आयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? यानी कौन सा कथन मंडल आयोग के बारे में गलत है? इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखिएगा, इसके आंसर जो है वह गलत दिया गया है। कैसे, आइए हम बताते हैं। इसमें पूछा है कि मंडल आयोग के बारे में गलत कौन? मंडल आयोग की अध्यक्षता बीपी मंडल के द्वारा किया गया था। तो बिल्कुल भी सही है। मंडल आयोग का गठन 1979 ईस्वी में किया गया था और इसकी अध्यक्षता बीपी मंडल के द्वारा किया गया। मंडल आयोग ने अपना रिपोर्ट 1980 में प्रस्तुत किया या फिर सौंप दिया था। तो यह भी कथन सही है और इसकी सिफारिश को मंडल आयोग के सिफारिश को 1990 ईस्वी में अगस्त 1990 में इसको लागू किया गया था। तो इसमें तीनों कथन सही है, गलत कोई भी नहीं है। तो इसको ठीक कर लीजिएगा कि इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ डीज हो जाएगा, गलत कोई नहीं है। तीनों कथन सही है, इसको ठीक कर लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं 22 नंबर की ओर। भारत में मतदान की आयु 21 वर्ष से कम करके 18 वर्ष निम्नलिखित में से किस एक संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा किया गया था? तो यह जो है वोट देने का उम्र 21 से कम करके 18 कर दिया गया था। 61वां संविधान संशोधन 1988 ईस्वी में इसको लागू किया गया। 22 का 1 नंबर है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आगे है 23 नंबर कि भारत का निर्वाचन आयोग एक कैसी संस्था है? भारत का निर्वाचन आयोग एक स्वायत्त निकाय संस्था है, संवैधानिक निकाय भी है और यह 25 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना किया गया था निर्वाचन आयोग का। तो 23 का 4 हो जाएगा। उपयुक्त में से सभी सही है। मौलिक रूप से भारतीय संविधान द्वारा कितने मौलिक अधिकारों को मान्यता दिया गया है? तो इसमें 7 मौलिक अधिकारों को मान्यता दिया गया है। तो 24 का हो जाएगा 2 नंबर 7। चलिए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी का आकार कैसा है? तो पृथ्वी का आकार जियोड जैसा है। पृथ्वी का आकार जियोड है। 25 का 4 हो जाएगा। भारत के सबसे बड़ी निर्जल गोदी कहाँ स्थित है? निर्जल गोदी कहाँ है? यानी गोदी को बंदरगाह कहा जाता है। तो यह कहाँ पर है? तो यह मार्मगोवा गोवा में स्थित है। गोदी मतलब यहाँ पर हो गया बंदरगाह। चलिए दोस्तों देखते हैं 27 नंबर। एक खगोलीय इकाई निम्न के बीच औसत दूरी होती है। जो खगोलीय इकाई है यह किन दो चीजों के औसत दूरी को कहा जाता है? तो सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी को खगोलीय दूरी या खगोलीय इकाई कहा जाता है। मध्य भारत का कौन सा शहर डायमंड रेलवे क्रॉसिंग के नाम से मशहूर है और इस स्थान पर दक्षिण उत्तर रेलवे पूर्व पश्चिम रेलवे लाइन से मिलती है? तो ये जो मशहूर लाइन है वह भारत के किस शहर में है? तो ये भारत के नागपुर में स्थित है, जहां पर जो है दक्षिण उत्तर रेलवे और पूर्व पश्चिम रेलवे लाइन यहां पर आकर मिल जाता है। वाइपिन द्वीप अरब सागर
में भारतीय तट पर स्थित बहुत ही बड़ी उबड़-खाबड़ वाला घनी आबादी वाला द्वीप है, तो निम्न में से कौन सा शहर इसके समीप स्थित है? तो वाइपिन द्वीप के समीप कौन सा शहर है? तो इसके नजदीक कोचीन है, जो केरल राज्य का कोचीन शहर है और यह अरब सागर में स्थित है। भारतीय हीरा संस्थान कहाँ है? हीरा संस्थान किस शहर में है? तो यह सूरत में है। आप लोग बहुत ही अच्छे से जानते हो कि हीरा संस्थान भारतीय राज्य सूरत में स्थित है। सूरत गुजरात राज्य के सूरत शहर में है। आगे देखिए 31, जेलेपजा, नाथुला, जोजिला और पटकाई बूम निम्नलिखित में से किसके नाम है? तो ये जो सभी नाम है यह हिमालय की दर्रों का नाम है। जेलेपजा दर्रा, नाथुला, जोजिला या पटकाई बूम ये सभी दर्रे के नाम है जो हिमालय में स्थित है। निम्नलिखित में कौन सी जोड़ी सुमेलित है? 32 में देखिए, तो यहाँ पर देखिए नंदा देवी हिमाचल प्रदेश बिल्कुल गलत है। नंदा देवी उत्तराखंड में स्थित है। मानस गुजरात नहीं बल्कि यह असम में है। नोकरे के मेघालय में बिल्कुल सही है, तो 3 नंबर इसका सही हो जाएगा। इसका मिलान गलत था, सॉरी सही है 3 नंबर का। बाकी आपका सिमलीपाल या पश्चिम बंगाल नहीं बल्कि यह उड़ीसा में है। सिमलीपाल उड़ीसा में स्थित है। चलिए आगे देखते हैं 33 नंबर, केसर, नीलम, लंगड़ा किस फसल का प्रजाति है? तो ये सभी आम की प्रजाति है। केसर, नीलम, लंगड़ा ये सभी आम की प्रजाति है। 33 का 1 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 34 नंबर, भारत के 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? भारत के 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष वाई रेड्डी है। 34 का 1 हो जाएगा। और आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं तो जितने भी लोग देखते हैं एक बार वीडियो को दबा के लाइक कर दीजिए और शेयर भी जरूर करिएगा। और कुछ ही लोग बस कमेंट करते हैं कि मेरा कितना नंबर आया है, तो आप सभी लोग कमेंट कीजिएगा ताकि आप सभी में अपने आप में प्रतिस्पर्धा होगा कि किसका कितना नंबर आ रहा है, तो उस हिसाब से आप लोग को पता चल पाएगा कि अपनी तैयारी क्या है। आइए देखते हैं 35 नंबर, भारतीय प्रतिभूति और विनियमन बोर्ड के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो इसके वर्तमान में अध्यक्ष हो जाएगा माधुरी पुरी बूच। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। इसके वर्तमान का अध्यक्ष माधुरी पुरी। निम्नलिखित कर में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर है? निगम कर, बिक्री कर, आय कर या फिर संपत्ति कर है? इन चारों में से कौन है जो अप्रत्यक्ष कर है? तो बिक्री कर यह एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है। 36 का 2 नंबर हो जाएगा। बाजार में मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई के द्वारा किया जाने वाला आरबीआई द्वारा क्या किया जाना चाहिए? तो बाजार में मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई के द्वारा क्या करना चाहिए? तो उसके द्वारा रिवर्स रेपो रेट बढ़ा देना चाहिए। रिवर्स रेपो रेट, आरबीआई जिस रेट से अन्य बैंकों को जो ऋण देता है उसे रेपो रेट कहते हैं, और जिस दर से वो अन्य बैंकों से पैसा वसूलता है उसे रिवर्स रेपो यानी वापस लेता है उसे रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। एक मिनट इसका देखिएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। यहाँ पे कूट में दिया है, ऑप्शन नंबर 2 भी होगा कि आरबीआई को क्या करना होगा? तो रेपो रेट बढ़ाना होगा, रिवर्स रेपो रेट बढ़ाना होगा और बैंक दर में वृद्धि करना होगा। ये तीनों आंसर सही है, लेकिन यहाँ कूट में दिया गया है ऑप्शन नंबर 2 में तीनों हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन एमएसपी के निर्णय पर सिफारिश देता है? एमएसपी के निर्णय पर सीएपीए एमएसपी के निर्णय पर सीएसीपी निर्णय देता है। 38 का 1 है। चलिए आगे देखते हैं अगला एक, निम्नलिखित में से कौन सरकार की राजकोषीय नीति का एक हिस्सा है? सरकार की राजकोषीय नीति का हिस्सा कौन है? ऑप्शन में है कि बैंकों का सर्वेक्षण करना, कर का निर्धारण करना। तो इसमें दिया गया कि सही उत्तर देने के लिए कोड का उपयोग करें, तो इसमें केवल 2 नंबर हो जाएगा। कर का निर्धारण करना यही सही उत्तर है, केवल 2 नंबर। चलिए अगला प्रश्न 40 नंबर, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन को है कि अधिनियम ने भारत के पूरे क्षेत्र को कवर किया, तो बिल्कुल सही है। यह पूरे भारत के क्षेत्र को कवर किया है। यह 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की घरेलू महिलाओं को घर की मुखिया मानते हुए राशन कार्ड जारी करने का भी प्रावधान करता, तो यह भी सही है। इसे भोजन का अधिकार अधिनियम भी कहा जाता है, यह भी सही है। इस अधिनियम को 2015 ईस्वी में लागू किया गया था। तो राष्ट्रीय खाद्य अधिनियम को 2015 नहीं बल्कि इसको 2013 ईस्वी में लागू किया गया है, तो 40 का 4 हो जाएगा, यही गलत है। बाकी देखिए आगे कि FAIR एक आगामी अंतरराष्ट्रीय त्वरक सुविधा है जो डामरस्टैट जर्मनी में है, जिसे भारत एक संस्थापक सदस्य देश है, और इस परियोजना के कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कौन सा भारतीय संस्थान नोडल संस्थान है? तो उस नोडल संस्थान का नाम पूछ रहा है, तो उस संस्थान का नाम है बोस इंस्टीट्यूट कोलकाता। 1 नंबर हो जाएगा। आगे देखिए 42, भारत सरकार द्वारा शुरू की गई भारत निर्माण योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? भारत निर्माण योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र के लिए
बुनियादी ढांचा प्रदान करना, यही है भारत निर्माण योजना का मुख्य उद्देश्य। वित्तीय संस्था नाबार्ड की स्थापना 1982 ईस्वी में भारत सरकार द्वारा की गई थी। तो नाबार्ड का पूर्ण रूप क्या होता है? नाबार्ड का फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो इसका पूर्ण रूप होता है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, और इसकी स्थापना 1982 ईस्वी में किया गया है। तो 4 नंबर इसका सही उत्तर है। चलिए आगे देखिए 44 कि निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत धारा के प्रभाव पर विद्युत लेपन की प्रक्रिया आधारित है? विद्युत लेपन की प्रक्रिया रासायनिक प्रभाव पर आधारित है। 44 का 1 हो जाएगा रासायनिक प्रभाव। आगे कि मानव में दृष्टि दोष के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इन सभी में से कौन सा विकल्प सही है? तो पहला ऑप्शन है कि दीर्घ दृष्टि दोष युक्त कोई व्यक्ति निकट की रखी वस्तु को तो स्पष्ट देख सकता है लेकिन दूर की नहीं, तो बिल्कुल गलत है। जो भी दोष होगा, चाहे वो निकट दृष्टि दोष हो या दूर दृष्टि दोष हो, वह उस चीज को देख पाएगा। ये अगर इस व्यक्ति को दूर दृष्टि दोष है तो वह दूर की वस्तु को देखेगा लेकिन निकट की वस्तु को नहीं देखेगा। तो पहला गलत हो गया। अगला है कि निकट दृष्टि दोष युक्त कोई व्यक्ति दूर की वस्तु को तो स्पष्ट देख सकता है, तो बिल्कुल ही गलत है। यहीं पे गलत हो गया कि जिसको निकट दृष्टि दोष है वह निकट की वस्तु को देखेगा, दूर की वस्तु को नहीं देख पाएगा। तो इसमें दोनों गलत है, न तो एक और न ही दो सही है। किस नियम में यह कहता है कि एक बंद सतह के माध्यम से एक विद्युत क्षेत्र का शुद्ध प्रवाह संलग्न विद्युत आवेश के लिए अनुपातिक है? तो 46 का सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, गाउस का नियम में कहा गया। 46 का 1 सही है। लेंस की शक्ति को किस में मापते हैं? लेंस की शक्ति को डायोप्टर में मापा जाता है। 47 का 1 नंबर सही है। आगे देखिए 48, प्रतिरोध R किसके अनुपातिक होता है? सीधे अनुपातिक किसका है यह? तो प्रतिरोध को R से डिनोट करते हैं और प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, तो यह तार की लंबाई के सीधा अनुपातिक होता है। 48 का 3 नंबर हो जाएगा। मूल भौतिक राशियों के लिए 7 मूल एसआई इकाई है, उस विकल्प का चयन करें जो एसआई आधार इकाई नहीं है। लंबाई का मात्रक होता है मीटर, ज्योति तीव्रता का मात्रक हो जाए कैंडेला, और द्रव्यमान का मात्रक होता है केजी। लेकिन लीटर जो है यह कोई भी मूल मात्रक का इकाई नहीं है, तो इसका 4 नंबर गलत है। और 7 जो मूल मात्रक है वो कौन कौन होता है? तो हम बताते हैं कि लंबाई हो गया जिसका मात्रक मीटर हो गया, समय का सेकंड, पदार्थ की मात्रा का मात्रक मोल, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर हो गया, तापमान का केल्विन जिसे के से डिनोट करते हैं, चमकदार या तीव्रता या फिर ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला, मात्रा या द्रव्यमान का मात्रक केजी हो गया जिसे किलो में कहते हैं। तो यह सभी 7 मूल राशियां हैं। अगला है 50 नंबर, कुहासा क्या होता है? तो कुहासा एक प्रकार का कोलाइडी होता है। कुहासा एक तरह का कोलाइडी है। गैस का कौन सा गुण उसे तरल से अलग करता है? गैसों में कौन सा वह गुण है जो जिसको तरल से अलग कर देता है? तो इसमें संपीड़ता जो है गैस में सबसे अधिक होता है, लेकिन गैस के अपेक्षा तरल में संपीड़ता कम होता है, इसलिए 51 का 1 नंबर हो जाएगा। यही दोनों में डिफरेंस पैदा करता है, अंतर उत्पन्न करता है। इस तत्व की प्रयोगात्मक रूप से उपयोगी परिभाषा देने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो 52 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, एंटोनी लॉरेंट लोवेजियर। 52 का 3 नंबर सही है। आगे है 53 नंबर, एलिजरीन एक प्रकार का क्या है? एलिजरीन एक प्रकार का रंग है, रंग या डाई है। चलिए आगे देखते हैं फ्रेंड 54 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन का स्राव करता है? वृद्धि हार्मोन का स्राव किसके द्वारा होता है? तो यह पीयूष ग्रंथि जिसे पिट्यूटरी भी कहते हैं, यह इसी के द्वारा वृद्धि हार्मोन का स्राव होता है। 1985 का वियना सम्मेलन की सुरक्षा के लिए आहूत किया गया था। वियना सम्मेलन किसकी सुरक्षा के लिए आयोजित किया गया था? तो 85 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ओजोन परत की रक्षा के लिए इसका आयोजन किया गया था। चलिए देखते हैं 56 नंबर, किस पौधे से लिटमस निकाला जाता है? तो लिटमस पेपर जो है यह लाइकेन से प्राप्त होता है। लिटमस लाइकेन के पेड़ से प्राप्त होता है जिसे लीचेन भी कहा जाता है। लाइकेन हो गया। आगे 57 नंबर, कौन सा प्रोटोजोन परजीवी मलेरिया का कारण बनता है? मलेरिया का कारण कौन सा प्रोटोजोन परजीवी है? तो 57 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम ही यह मलेरिया का परजीवी है। 58 नंबर में कहा गया कि निम्नलिखित में से किस विटामिन का रासायनिक नाम पैंथोनिक एसिड है? विटामिन B5 का रासायनिक नाम हो जाएगा पैंथोनिक एसिड। 58 का 2 सही है। आगे देखिए 59, टमाटर का रंग किसकी उपस्थिति के कारण लाल होता है? तो लाइकोपीन की वजह से टमाटर का रंग लाल होता है। भारत के किस राज्य में धान मेढक की नई प्रजाति पाई गई है? धान मेढक की नई प्रजाति
यह भारत के असम राज्य में पाया गया और यह 2019 में इसकी शोध के दौरान यह पाया गया है। चलिए आगे देखते हैं। 61 नंबर के तीन सह अभाज्य संख्या ऐसी है कि प्रथम दो संख्याओं का गुणनफल 527 है और अंतिम दो संख्याओं का गुणनफल 1147 है, तो तीनों संख्या का योग क्या होगा? तो प्रथम तीन संख्या हो गए ए, बी और सी। ठीक है, यहाँ पर दिया गया है ए गुना बी का 527 हो गया और बी गुना सी, बी गुना सी का मान दिया है 1147। तो अगर हम तोड़ेंगे यहाँ पर 527 को, तो यहाँ पर 17 गुना 31 में यह टूट जाएगा, तो ए बी का मान यहाँ पर आ जाएगा। और बी 80 को जब हम 1147 को जब तोड़ेंगे तो यहाँ पर इसका मान आता है 31 गुना 37। तो देखिए दोनों में 31 कॉमन, यानी बी 31 हो जाएगा, ए हो जाएगा 17, सी हो जाएगा 37। तो तीनों का योग पूछ रहा है तो बस जोड़ दीजिए, आंसर आ जाएगा 85। एक्स और वाई की औसत आयु 20 वर्ष है, दोनों का औसत 20 है, यानी टोटल योग हो गया 40 साल। जेड एक्स की जगह लेता है, यानी जेड एक्स की जगह ले लेता है, तो यह 19, इसका एवरेज जो है 19 हो जाता है, यानी 19 दूना 38 हो गया है एवरेज जेड की आने की वजह से। और यदि जेड वाई की जगह लेता है तो इसका औसत 21 वर्ष हो जाता है, यानी यहाँ पर ऐसे समझ लीजिए कि एक्स प्लस वाई का उम्र हो गया 40 साल। ठीक है, अब एक्स की जगह जेड आता है, यानी जेड प्लस वाई का उम्र हो गया 38 साल। अब अगर वाई की जगह जेड को रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स प्लस जेड बराबर हो गया 42 साल। तो एक्स वाई और जेड की आयु क्या होगा? तो बस इसी को हल कर दीजिए, यहाँ पर आपका तीनों का उम्र पता चल जाएगा। तो जब आप तीनों को जब ऐड कीजिएगा तो सभी में एक एक कॉमन हो जाता है, तो सभी को जोड़ दीजिए। 40 प्लस 38 प्लस 42 बटा में 2, जो कॉमन होता है उसको 2 से यहाँ पर भाग कर देते हैं, 2 से भाग दे दिया गया। तो भाग देने के बाद आपका यहाँ पर 120 बटा में 2 आएगा, यानी 60 आ जाएगा। तो यहाँ पर एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान हो गया 60। अब जिसको निकालना है उसको घटा दीजिए। यहाँ पर देखिए एक्स वाई यहाँ पर रख देंगे 40, तो जेड का मान 20 निकल जाएगा, जेड का मान 20 आ जाएगा। तो बस इस तरह से आप इसको मान रख के निकाल सकते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यहाँ पर जेड का 20 है तो 20 यहाँ भी है, तो एक्स का वैल्यू हो जाएगा 22 वर्ष। तो 2 नंबर हो जाएगा, एक्स का 22 हो जाएगा, वाई का 18 और जेड का 20। एक वस्तु का मूल्य 30% घटाने पर इसकी बिक्री 20% बढ़ जाती है, दुकान की राजस्व प्राप्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो दुकान की राजस्व प्राप्ति पर जो प्रभाव पड़ता है वो देखिए कैसे निकालेंगे। इसका मूल्य में 30% घटाने पर इसकी बिक्री 20% बढ़ जाता है। तो सबसे पहले इसको बनाना ऐसे है, यहाँ पर पहले इसका मूल्य था 100 रुपया, ठीक है, अब हो गया 30% घट के 70 रुपया हो चुका है। नीचे मूल्य होता है पहले वाला और ऊपर वर्तमान लिखते हैं, अगर बढ़ गया तो बढ़ा कर लिखते हैं, अगर नीचे कम गया तो कम करके लिखते हैं। ठीक है, उसका बिक्री पहले 100 था, अब बिक्री 20% बढ़ गया तो 120 कर देंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर लिखते हैं प्रभाव, तो पहले इसका 100 था, जो भी है यहाँ पर 100 100 100 हो गया, ऊपर अब कितना प्रभाव इसका बढ़ा या घटा उसको हम एक्स में डिनोट करते हैं। तो काट दीजिए, 100 से 100 यहाँ खत्म, 2 शून्य से 2 शून्य यहाँ पर खत्म, 12 सत्ते 84 आ गया, यानी एक्स बराबर आ गया 84। अब इसको हम 100 से घटा देते हैं, तो 100 से घटाने पर हमको मिलता है 16। यहाँ पर देखिए जब यह मान 100 से कम हो, 100 से कम हो यानी कि यह लॉस हो रहा है, तो 16% की कमी हुआ। अगर यह 100 से अधिक होता तब लाभ होता, 100 से कम आ गया तो हानि हो गया, तब इसमें 16% की कमी आ गया, 63 का 4 हो जाएगा। देखिए 64, जब एक कलम को 5 रुपए में बेचा जाता है तो 2 रुपए का लाभ होता है, जब उसी कलम को 10 रुपए में बेचेंगे तो कितना लाभ होगा? 5 रुपए में बेचता है तो उसको 2 रुपए का लाभ होता है, यानी 5 रुपए में बेचा तो 2 रुपए का लाभ, यानी कलम था 3 रुपए का, 3 रुपए का कलम था, उसको 5 रुपए में बेच दिया, यहाँ पे लाभ हुआ 2 रुपए का। जब उसको 10 रुपए में बेचेगा तो लाभ कितना होगा? तो वही कलम 3 रुपए का कलम को ही अगर 10 में बेच दिया तो लाभ हो रहा है 7 रुपया। बहुत ही सिंपल है यह। 4 नंबर है, साधारण ब्याज प्रति वर्ष की किस दर पर 1800 रुपए की राशि 10 वर्षों में 2700 रुपया हो जाएगा? तो यहाँ पर ब्याज आ गया 900 रुपया, तो सिंपल सा है, साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100। तो मूलधन हो गया 1800 गुना समय 10 वर्ष, दर आर बटा में 100, अब ब्याज हो गया 900 रुपया, 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, 1 से 1 कट गया, 18 पच्चे 90 हो गया, यानी 5% दर है, 65 का 1 नंबर हो जाएगा। आगे देखिए 66 नंबर, ए तथा बी 2 नल है जो किसी टंकी को क्रमशः 10 मिनट और 20 मिनट में भर सकते हैं। टंकी की पेंदी में रिसाव होने से भरी हुई टंकी 40 मिनट में खाली हो जाता है। यदि टंकी प्रारंभ में खाली रही हो तो रिसाव के रहते हुए दोनों नल टंकी को कितने समय में भर सकता है? यानी टंकी 40 मिनट में खाली हो जाता है। तो कुछ नहीं करना, आपको यह प्रश्न हम रोज बताते हैं कि भीम का जोड़ निकाल देना है,
1/10 प्लस 1/20 और माइनस 1/40। बस इसको हल कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 8 मिनट। चलिए आगे देखिए 67 नंबर है। थोड़ा सिस्टम थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है। दुर्गम शब्द का अर्थ क्या होता है? तो दुर्गम शब्द का अर्थ जहां जाना कठिन हो उसी को दुर्गम कहते हैं। जो कुछ न जानता हो उसे क्या कहते हैं? तो जो कुछ भी नहीं जानता है उसे उसे अज्ञ कहा जाता है। आगे देखिए 69 नंबर। तो यहाँ पर जो है वॉइस को चेंज करना है पैसिव वॉइस में। सम हैज स्टोलन माई पासपोर्ट, इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो इसका 4 नंबर सही होगा। माई पासपोर्ट हैज बीन स्टोलन, 4 नंबर इसका सही है। आगे देखिए 70। पिक आउट द करेक्ट अल्टरनेटिव डेट complete that the sentence which is the change into an indirect narration. She said to me, are you going to market? She inquired for me. तो इसमें 70 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 होगा। If I was going to market, 70 का 3 सही है। आगे देखिए 71 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन है जो गलत है? तो बिहार का क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है, बिल्कुल सही है। यही बिहार का क्षेत्रफल है, 94,163 किलोमीटर। बिहार भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.86% है, तो यह भी सही है। बिहार का उत्तर से दक्षिण की लंबाई 383 किलोमीटर है, बिल्कुल गलत है। बिहार के उत्तर से दक्षिण का लंबाई 345 किलोमीटर है, 345 किलोमीटर है। और पूरब से पश्चिम का लंबाई 483 किलोमीटर है। तो 3 नंबर ही गलत था। आगे देखिए 72 नंबर। नागी एवं नकटी वन्य जीव अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में है? नागी नकटी वन्य जीव अभ्यारण्य बिहार के जमुई डिस्ट्रिक्ट में है। 72 का 2 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भागलपुर से बर्धमान के बीच रेलवे निर्माण के कारण किस विद्रोह की शुरुआत हुआ था? तो इसके बीच संथाल विद्रोह हुआ था। जब भागलपुर से वर्धमान के बीच रेलवे लाइन का निर्माण किया जा रहा था तो संथाल विद्रोह की शुरुआत हुई थी। बिहार राज्य की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना डगमारा निम्नलिखित में से किस नदी में स्थित है? तो 74 का सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 कोसी। यह डगमारा जल विद्युत परियोजना यह कोसी नदी में स्थित है। 3 नंबर इसका सही उत्तर है। चलिए देखते हैं अगला। पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? यहाँ पर पीडीएफ का फुल फॉर्म पूछा गया है। तो इसका फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। इसका तो फुल फॉर्म आपको याद ही होगा कि बहुत लोग आप लोग पीडीएफ करते रहते हैं। तो पीडीएफ का फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। जीएसटी संख्या में अंकों का एक ऐसा सेट धारक की इन पहचानों में से एक प्रत्यक्ष प्रकृति है। तो 76 का सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पैन कार्ड नंबर। 77 में कि विजय पांडुरंग भाटकर किस रूप में लोकप्रिय है? तो यह भारतीय सुपर कंप्यूटर के जनक थे विजय पांडुरंग भाटकर। कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो यह भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र। आगे देखिए 79 नंबर। नासा के किस वर्ष में अपने सबसे प्रसिद्ध टेलीस्कोप हबल स्पेस टेलीस्कोप को प्रक्षेपण और तैनात किया गया है? तो इसको 1990 ईस्वी में प्रक्षेपित या फिर तैनात किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन छात्रवृत्ति या अभ्यास के माध्यम से ऊर्जा नीति में विशिष्ट योगदान की मान्यता में प्रतिष्ठित कार्नोट पुरस्कार प्रदान करता है? तो 80 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 क्लीमान सेंटर फॉर एनर्जी पॉलिसी। हमें पता है कि आप लोगों को इसमें थोड़ा दिक्कत होता होगा क्योंकि क्वेश्चन ऊपर है, फिर पीडीएफ आंसर के लिए नीचे स्क्रॉल करते हैं क्योंकि एक पेज में पूरा क्वेश्चन आंसर नहीं आ पा रहा है। इस बुक में बस दिक्कत यही है किरण पब्लिकेशन में कि एक ही पेज में क्वेश्चन को 3 पार्ट में कर दिया गया है, तो थोड़ा दिक्कत होता है, हमें भी दिक्कत होता है पढ़ने में। आगे देखिए 81 नंबर। 22वें संघाई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस फिल्म ने उत्कृष्ट कलात्मक उपलब्धि के रूप में पुरस्कार जीता है? तो 81 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 वेल मरंगल। वेल मरंगल इसका सही उत्तर है। आगे देखिए किताब उल हिंद पुस्तक किस भाषा में लिखा गया था? किताब उल हिंद को अलबरूनी के द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया है। 82 का 2 नंबर हो जाएगा अरबी। चलिए अगला प्रश्न है कि व्हेन विल मैन टेक अस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक का लेखक है अतुल जलान। 83 का 4 नंबर हो जाएगा। चलिए आगे है कि उत्कृष्ट रचना द वेल्थ ऑफ नेशन किसके द्वारा लिखा गया
है तो यह एडम स्मिथ के द्वारा लिखा गया पुस्तक है। 84 का 3 नंबर है। चलिए आगे देखते हैं। राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय एकता दिवस प्रतिवर्ष 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। 85 का 1 नंबर हो जाएगा। 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। 30 जनवरी को प्रतिवर्ष शहीद दिवस मनाया जाता है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस प्रतिवर्ष 15 मार्च को मनाया जाता है। 86 का 2 है। नाटो का मुख्यालय कहाँ है? जिसे उत्तर अटलांटिक संधि संगठन कहा जाता है। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में स्थित है। 87 का 4 हो जाएगा। चलिए आगे देखिए। ओपेक जिसे पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन कहते हैं, इसका मुख्यालय कहाँ है? ओपेक का मुख्यालय हो जाएगा वियना में है या ऑस्ट्रिया में है, तो ओपेक का मुख्यालय वियना है। यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन यूपीआई का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? यूपीआई का मुख्यालय बर्न स्विट्जरलैंड में स्थित है। 89 का 3 नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अप्पू निम्नलिखित में से किस वर्ष एशियाई खेल का शुभंकर था? अप्पू यह जो है शुभंकर था वह 1982 ईस्वी के राष्ट्रीय खेल का शुभंकर था अप्पू। चलिए आगे देखते हैं। 91 नंबर। खेल के क्षेत्र में मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ट्रॉफी किसको दिया जाता है? तो यह जो ट्रॉफी है यह अंतर्राष्ट्रीय अंतर विश्वविद्यालय टूर्नामेंट में सर्वोच्च प्रदर्शन करने वाले विश्वविद्यालय को दिया जाता है। 4 नंबर हो जाएगा। आगे देखिए। 92 है कि कुडनकुलम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थापित किया गया था? यह भारत के तमिलनाडु राज्य में इसकी स्थापना किया गया है। चलिए आइए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। 1972 में दलित पैंथर्स भारत के किस राज्य में दलित युवाओं का एक उग्रवादी संगठन बना? तो 93 का सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 महाराष्ट्र इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि नमामि गंगे किस वर्ष शुरू किया गया था? नमामि गंगे प्रोजेक्ट की शुरुआत 2014 ईस्वी में किया गया है। 94 का 3 है। अगला प्रश्न है 95 नंबर। किस राज्य ने नीति आयोग मॉडल पर आधारित थिंक टैंक GRIT स्थापित करने का निर्णय लिया था? 95 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 गुजरात इसका सही उत्तर है। अगला 96 नंबर। किसके मकबरे में भारत के पहले भूमिगत संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है? भूमिगत संग्रहालय का उद्घाटन हुमायूं के मकबरे में किया गया है। 96 का 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र जल कन्वेंशन में शामिल होने वाला 10वां अफ्रीकी देश कौन बन चुका है? तो इसमें शामिल होने वाला 10वां अफ्रीकी देश है आइवरी कोस्टा इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा को किस बंदरगाह के लिए मंजूर की गई है? तो इसकी जो मंजूरी दिया गया है वह जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह जो महाराष्ट्र में है, मुंबई में है, इसी के लिए इसकी मंजूरी दिया गया है। 99 नंबर क्वेश्चन है राष्ट्रपति भवन स्थित दरबार हॉल का नाम क्या रखा गया है? राष्ट्रपति भवन स्थित दरबार हॉल का नाम गणतंत्र मंडप रखा गया है। गणतंत्र मंडप इसका नाम रखा गया है। चलिए देखते हैं इस सेट का अंतिम प्रश्न। पेरिस के ग्रेवियन म्यूजियम द्वारा कस्टमाइज सोने के सिक्के से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय अभिनेता कौन बन चुके हैं? ये किस अभिनेता को यह सौभाग्य मिला है? तो यह शाहरुख खान को यह सम्मान दिया गया है। तो 100 का 3 नंबर सही उत्तर है। तो चलिए यहाँ पर हमारा आज का सेट नंबर 8 समाप्त होता है। अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं या कुछ कहना चाहते हैं तो आप जरूर वेलकम है, आप इस कमेंट जरूर कीजिएगा। और आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा वो भी बताइएगा। और इस सेट में आप लोग कितना नंबर लाए सभी लोग कमेंट कीजिएगा, ताकि आप सभी को अपने आप में जितने भी लोग देख रहे हैं उस सभी लोग अपने आप में प्रतिस्पर्धा होगा, ताकि इससे अच्छा बेहतर करने का प्रयास आप लोग जारी करते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।